दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका के एक बहुत खूबसूरत देश अर्जेंटीना के बारे में। दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इंडिया से अर्जेंटीना कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अर्जेंटीना आते हैं तो आप यहाँ पे कहाँ कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एकदम सदर्न साइड पे अवस्थित है और ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है वेस्टर्न साइड पे चिली के साथ, नॉर्दर्न साइड पे बोलीविया के साथ, पैराग्वे के साथ और ईस्टर्न साइड पे ब्राज़ील और उरुग्वे के साथ। अर्जेंटीना का जो कैपिटल है उसका नाम है बुएनस आयरेस और यहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज है, इस देश का जो नेशनल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। तो चलिए बात करते हैं अर्जेंटीना की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इग्वाजू फॉल्स के बारे में। ये फॉल्स 60 टू 82 मीटर्स लंबा फॉल्स है जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पे पड़ता है। इस फॉल्स का 80% हिस्सा अर्जेंटीना में है और रेस्ट ऑफ द फॉल्स का जो हिस्सा है वो ब्राज़ील में आता है। और इंडिया से और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे लोग हर साल ये फॉल्स देखने के लिए अर्जेंटीना ट्रैवल करते हैं। फिर बात करते हैं अंदीज माउंटेन के बारे में। ये माउंटेन इतना लंबा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 8,900 किलोमीटर्स लंबा है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेनेजुएला और ये इक्वेडोर, कोलंबिया, चिली जैसे जो है सारे बड़े बड़े देशों को कवर करते हुए अर्जेंटीना तक विस्तृत है। चिली का जो बॉर्डर है अर्जेंटीना के साथ, उनमें से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स ये पर्वत जो है शेयर करता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं पैटागोनिया ग्लेशियर की तरफ। ये जो ग्लेशियर है इसको पेरितो मोरिनो ग्लेशियर भी कहा जाता है और ये ग्लेशियर जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है। इसका जो आपका एक एक ग्लेशियर का जो साइज है वो 60 टू 70 मीटर्स लंबा है। ये ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर विस्तृत है ये जगह और ये एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है और अर्जेंटीना का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल पॉइंट्स में से एक ये जगह है। अर्जेंटीना अपने वाइन के लिए भी बहुत फेमस है और अर्जेंटीना का जो मैलबेक वाइन है वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। अर्जेंटीना में ऑलमोस्ट 2600 इंडियंस रहते हैं और ये जो मतलब इंडियंस रहते हैं ये अर्जेंटीना की इकोनॉमी में भी एक बहुत अच्छा योगदान करते हैं। उनमें से कुछ लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काम से वहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं अपने और प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में दो सिटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको गुरुद्वारे भी देखने को मिल जाएंगे। उनमें से 2 गुरुद्वारे जो है बुएनस आयरेस में है और रोजारियो शहर में भी आपको गुरुद्वारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अर्जेंटीना का कुछ इम्पोर्टेंट शहर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बहुत ही पॉपुलर शहर भी हैं जो ट्रैवल पॉइंट्स मतलब एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैवल पॉइंट्स भी है। जैसे यहाँ पे कोर्दोबा, फिर ये जो जगह है उशुआया, ये जो जगह है यहाँ से एंटार्क्टिका के लिए बहुत मतलब क्रूज भी छोड़ता है। इसके अलावा रोजारियो और कोर्दोबा, साल्ता जैसे सिटीज़ भी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिस शहर के बारे में बात करने वाले हैं वो है अर्जेंटीना का कैपिटल बुएनस आयरेस। ठीक है, तो बुएनस आयरेस के बारे में बात करने से पहले चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि इंडिया से आप कैसे अर्जेंटीना ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया से अर्जेंटीना का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स है। ठीक है, और दिल्ली और मुंबई से हर दिन बुएनस आयरेस के लिए फ़्लाइट जो है छोड़ता है। उनमें से एमिरेट्स है, कतर एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM, रॉयल डच, लुफ्तांजा और अमेरिकन एयरलाइंस जैसे एयरलाइंस भी मौजूद हैं। और मान के चलिए मोर और लेस आपको 20 से 30 आवर्स का जर्नी जो है वो करना पड़ता है इंडिया से बुएनस आयरेस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अर्जेंटीना की नेशनल फ्लैग के बारे में। तो अर्जेंटीना का जो नेशनल फ्लैग है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो ब्लू हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करता है अर्जेंटीना का जो क्लियर स्काई है और अर्जेंटीना का लॉयल्टी और जस्टिस के लिए जो उनका लॉयल्टी है वो ब्लू हिस्सा, अर्जेंटीना की फ्लैग की ब्लू हिस्सा वो रिप्रेजेंट करता है। वाइट उनका रिप्रेजेंट करता है उनकी प्योरिटी और उनका लोगों के बीच जो हार्मनी है उसको रिप्रेजेंट करता है वाइट। और ये जो आपको तीनों बैंड देखने को मिलता है वो फ्रीडम को जो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बीच में आपको जो गोल्डन सन देखने को मिलता है वो
उनका जो लिबर्टी है उसका प्रतीक है ये गोल्डन सन। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस बार देखिए हम जो जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अर्जेंटीना का हिस्ट्री। तो चलिए एक तरफ नज़र डालते हैं अर्जेंटीना के हिस्ट्री के बारे में। तो अर्जेंटीना जो है स्पेनिश कॉलोनियल रूल से पहले यहाँ पे बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल रहते थे, और उनमें से जो प्रजातियां बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था वो है मापुचे, दियागीता और केचुआ जैसे इंडिजीनियस पीपल। इन लोगों का जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था उस टाइम पे वो लोग एग्रीकल्चरल पीपल थे, वो लोग शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, और वो लोग पशुपालन में भी माहिर थे। तो इसी तरह से वो अपनी गुजारा करते थे। लेकिन 1516 साल में अर्जेंटीना में स्पेनिश कॉलोनियल रूल जो है वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, और 1580 आते आते स्पेनिश कॉलोनी जो है अर्जेंटीना में पूरी तरह से रूल करने लगा। और 1580 से 1810 साल तक अर्जेंटीना में स्पेनिश, ये 230 साल का जो पीरियड है इसमें अर्जेंटीना में स्पेनिश कॉलोनियल रूल रहा। फिर 1810 साल में मे रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और 25 मई 1810 सदी में 10 जो साल है 25 में 1810 में बुएनस आयरेस में ये रेवोल्यूशन जो है ये शुरू हुआ। और कई सालों तक, आने वाले 6 साल तक ये स्ट्रगल जो है ये चलता रहा, और फाइनली 1816 में अर्जेंटीना को स्पेनिश कॉलोनियल रूल से अपना आज़ादी मिल गई। और उनकी आज़ादी में जिनका हाथ सबसे ज़्यादा माना जाता है उनका नाम है होजे दे सैन मार्टिन। और सिर्फ अर्जेंटीना की ही नहीं, अर्जेंटीना के साथ साथ चिली और पेरू जो है ये देशों की आज़ादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर 1880 से 1930 साल का जो वक्त है यहाँ पे अर्जेंटीना का सबसे ज़्यादा तरक्की हुआ। ये अर्जेंटीना के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। यहाँ पे इनका जो बीफ है, जो बीफ मीट है और जो वीट है, और उनके साथ साथ उनका जो चमड़े का, जो लेदर का जो बिजनेस है वो बहुत फ्लरिश हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये उनकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत मदद किया। फिर यूरोप से भी बहुत सारे लोग अर्जेंटीना आए रहने के लिए। ठीक है, और उन्होंने भी अर्जेंटीना को अपनी तरीके से बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया, जिसके कारण धीरे धीरे 1930 आते आते अर्जेंटीना एक डेवलप्ड जो है देश बन चुका था। और अर्जेंटीना ही वो जगह है जहाँ पे जो फेमस जो डांस है टैंगो डांस, उसका वहाँ पे यहीं पे अर्जेंटीना में ही जन्म हुआ था। ठीक है, फिर फाइनली 1983 में जब अर्जेंटीना को डेमोक्रेसी वापस मिल गया, इसके पहले कुछ सालों तक 1976 से 1983 तक यहाँ पे मिलिट्री रूल भी रहा है। तो 1983 के बाद फाइनली जब अर्जेंटीना में वापस से डेमोक्रेसी आ गया, तो उनका जो एग्रीकल्चरल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और वाइन इंडस्ट्री है ये बहुत फ्लरिश किया। और आगे चल के अर्जेंटीना को एक बहुत ही बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी हम देखें। और आज जो है इंडिया से और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे लोग हैं जो अर्जेंटीना ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना का जो फुटबॉल टीम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही फेमस है। ये 1978 से भी अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े फुटबॉल स्टार्स पैदा हुए हैं, जैसे मारियो केम्पेस, डिएगो माराडोना, और अभी जो सबसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे पॉपुलर फुटबॉलर है वो है लायनल मेसी, जो भी अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है अर्जेंटीना का जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर है, जैसे अंदीज माउंटेन्स, पैटागोनिया ग्लेशियर्स, इग्वाजू वाटरफॉल्स, और जो टैंगो है, टैंगो कल्चर भी अर्जेंटीना का जो कल्चर है ये भी बहुत पॉपुलर है, और मैलबेक वाइन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब आप अर्जेंटीना आते हैं तब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाते हैं। तो बुएनस आयरेस का जो सबसे पॉपुलर लैंडमार्क है वो है दी ओबेलिस्क। ये ओबेलिस्क जो है इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए 1536 में बुएनस आयरेस का जो शहर है बुएनस आयरेस, इसका प्रतिष्ठा हुआ था। और फिर उसका जब 400 साल की पूर्ति आई तो
तो 23 मई 1936 को ये ओबेलिस्क जो है वो इनॉग्रेशन किया गया। और ये जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ऑलमोस्ट 68 मीटर्स लंबा है और सिर्फ 31 दिन के अंदर ये ओबेलिस्क जो है इनको बनाया गया था। अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप जीता था तब यहाँ पे एक बहुत लंबी तादाद का बहुत लंबी तादाद पे लोग आए थे और यहाँ पे लोगों ने अर्जेंटीना की जो वर्ल्ड कप की जीत है उन सब ने मिलके उनका सेलिब्रेशन किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लाजा दे मायो के बारे में। प्लाजा दे मायो, देखिए प्लाजा दे मायो का एक बहुत ही ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रहा है। 1810 साल में जब अर्जेंटीना का रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब यहीं से जो है ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ठीक है, स्पेनिश वाइसरॉय, तत्कालीन जो स्पेनिश वाइसरॉय हुआ करते थे उनके खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और आगे चल के जो है यहीं से ये जो रेवोल्यूशन है ये अल्टीमेटली अर्जेंटीना की लिबरेशन तक इनको पहुंचाया। तो ये प्लाजा दे मायो जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बुएनस आयरेस में। अगर आप बुएनस आयरेस आते हैं तो आपको ज़रूर ये जगह जो है विजिट करना चाहिए। बुएनस आयरेस का जो दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है कामिनीतो। कामिनीतो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है। बहुत पहले यहाँ पे एक जलाशय हुआ करता था और यहाँ से कुछ नदी या खाल जैसी कोई जलाशय यहाँ पे बहा करते थे, पर धीरे धीरे जो है वो जलाशय सूख गया और जब वो सूख गया तो वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक जो है उनको एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन 1920 आते आते वो रेलवे ट्रैक जो है वो भी बंद हो गया था। तब ये जगह जो है ये अबैंडन जगह के हिसाब से रहा करता था। लेकिन 1950 में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस जगह को रिस्ट्रक्चर किया 1950 में और बहुत सारे कलरफुल रोड्स और बहुत सारे कलरफुल घर के साथ ये जगह जो है इनको एक म्यूजियम बना दिया गया। और जो भी टूरिस्ट बुएनस आयरेस ट्रैवल करने के लिए आते हैं वो कामिनीतो ज़रूर ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत से रोड्स और बहुत कलरफुल हाउसेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और तीसरा जो जगह है जो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बुएनस आयरेस का वो है रिकोलेटा सिमेट्री। ये एक ऐसा सिमेट्री है जो अर्जेंटाइन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पब्लिक सिमेट्री है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4600 टम्ब्स देखने को, टॉम्ब्स होते हैं ना वो टॉम्ब्स देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इनमें से 200 टॉम्ब ऐसे टॉम्ब है जो बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरिकल टॉम्ब रहा है। तो ये भी एक ऐसी जगह है, ये भी आपका जो रिकोलेटा सिमेट्री है एक ऐसा पॉइंट है अर्जेंटीना का जहाँ जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत सारे लोग इंडिया से भी ये सारी जगह जो है बुएनस आयरेस में जब आते हैं विजिट करते हैं। और आप भी ये जब अर्जेंटीना आए तो ये सारी जगह जो है ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आपको अर्जेंटीना आने का मन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए अर्जेंटीना का पूरा पैकेज तैयार कर देंगे और साथ में अर्जेंटीना का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको पूरा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और मेरा जो अगले वीडियो होने वाला है वो भी इसी पे होने वाला है कि आप अर्जेंटीना वीज़ा जो है अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा आप इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। The video is created for educational and informational purposes only. The content is based on the information compiled, generally accepted historical sources and publicly available references. Historical events and economic topics have been summarized and simplified to improve the understanding only. Any charts, graphics and illustrations shown are conceptual AI-generated visualizations and should not be interpreted as official statistics or government publications. For the most current and the authoritative information, please refer to the official government sources and recognized international organizations. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने जो इमेजेस देखे वो उनमें से AI का इमेजेस आपको जो है बहुत सारे इलस्ट्रेटेड AI इमेजेस थे। जो मैप्स आपने देखे इलस्ट्रेटेड AI इमेजेस थे। ये इनको जो है नेविगेशन के लिए यूज़ ना करें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस जो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।